गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ तथा सेफ ही होंगे। इसी के साथ बच्चों आज नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा नया टॉपिक आप लास्ट लेक्चर में भी पढ़े होंगे। हम पढ़ रहे हैं साइंस का पाठ 13, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। बच्चों कार्बन जो है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं एग्जाम्पल देते बैठूं आपको कि कार्बन जो है वो किसमें है, तो मेरे ख्याल से कई दिन कम पड़ जाएंगे, बट मैं वो चीज आपको बतला नहीं पाऊंगी। इंस्टेड ऑफ दैट हम ऐसे कह सकते कि कार्बन किसमें नहीं है। अगर ये गिनती करने बैठे तो शायद टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कार्बन इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरीथिंग, इवन आप में और हम में भी कार्बन है। तो ये एक्चुअली में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप आगे जा करके 10th स्टैंडर्ड पास करके अगर आप साइंस लेते हैं 11th में, तो देयर यू गेट अ सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री। तो वहां पे जाकर के जब आप केमिस्ट्री, आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, तो आप और अधिक जानते हो और तब आप मेरी बातों को एक्चुअली में समझोगे कि टीचर सही में कितना सही कह रही थी कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जो एक टॉपिक है जिससे एक सब्जेक्ट आगे जा करके आपको मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पूर्णतः बच्चों कार्बन से ही बना एक सब्जेक्ट है। सो इट्स ऑफ इट्स ओन काइंड, ये एक डिफरेंट ही है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, विशाल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हमारे आज के टॉपिक में कि इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपने पढ़ा कार्बन के अपर रूप, तो मैं बच्चों कार्बन को जो है एक बहरूपिया समझती हूँ। इतने सारे हैं कि वो, इतने सारे वो कहते हैं ना कि यौगिकों में, पदार्थों में वो मौजूद है कि उसे एक रोल में वो कम पड़ता है, तो वो बहरूपिया बन जाता है। मतलब अपर रूप है, अपार रूप मतलब कि कई रूप। तो उसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो है जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एक है केलासीय रूप। केलासी इसका मतलब क्रिस्टलाइन रूप। उसमें क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की जो रचना है वो नियमित होती है। जैसे कि आप नियमित रोज रूप से रोज स्कूल आते हो, तो मैं कहूंगी ना ये बच्चा रेगुलर है। और वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जो कि रोज मतलब क्या, उसका आना प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि वो कब स्कूल आएगा, कब नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट कैसा है, इरेगुलर है, अनियमित है। तो ठीक ऐसा ही समझ जाओ कि कार्बन दो रूप में है, एक तो रेगुलर स्टूडेंट है और एक तो इरेगुलर भी है। तो जब वो रेगुलरिटी शो करता है, नियमित रचना शो करता है, तो वह कहलाता है केलासीय। और अनियमित रचनाएं शो करता है जिस जिस पदार्थ में भी वो उपस्थित है, तो जब उसकी रचना नियमित होती है तो वो कहलाता है केलासीय, और अनियमित रचना होती है तो वो कहलाता है अकेलासीय। तो आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ केलासीय और अकेलासीय। जैसे कि आप देखते हो, आपने लास्ट एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, लास्ट टॉपिक में पढ़ा सॉरी, कि फुलेरिन एक्सक्यूज मी, हीरा, फुलेरिन, ये सारे उदाहरण थे कार्बन के केलासीय रूप के। आते हैं हम अकेलासीय रूप। ओके, तो अकेलासीय रूप में कार्बन के तीन रूप हैं, तीन प्रकार हैं आई कैन से। पहला है पत्थर कोयला, नेक्स्ट है चारकोल, एंड लास्ट वन इज कोक। तो आइए पढ़ते हैं पत्थर कोयला। बच्चों आप सबको पता होगा कि कोयला इज नथिंग बट क्या, एक जीवाश्म ईंधन है। और बहुत सारे जीवाश्म ईंधन कैसे होते हैं हमारे भूगर्भ में। भूगर्भ इसका मतलब कि धरती के बहुत अधिक गहराई में, कई कई करोड़ों, हजारों, लाखों वर्ष लगते हैं उसकी निर्मित में। पृथ्वी के बहुत अधिक दाब उत्पन्न करने पर और बहुत अधिक तापमान पे कई लाखों वर्ष में इनका निर्माण होता है। ठीक वही इसी प्रकार से कोयले का भी निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण की, ये जो निर्मित की प्रक्रिया है, कभी कभी ये कुछ सोपानों में चलती है, जैसे स्टेज 1, 2,
3, 4, इसके लिए 4 स्टेजेस भी लगते हैं। जब पहला स्टेज आता है तो जो कोयला होता है उसमें पत्थर कोयला होता है, उसको नाम दिया जाता है पीट। अब ये 4 अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि ये चारों नामों में या फिर ये जो चारों रूप है, आप कह सकते हो इन चारों में कार्बन का जो अनुपात है, कार्बन का जो परसेंटेज है, वह अलग अलग होता है। ओके, तो पहले वाले में थोड़ा कम, दूसरे वाले में उससे अधिक, फिर तीसरे वाले में कार्बन की अच्छी खासी मात्रा होती है, और चौथे वाले में कार्बन की अधिकतम जो महत्तम मात्रा होती है वो चौथे वाले में पाई जाती है। तो आइए कार्बन के अनुपात के अनुसार उसके नाम देखते हैं। पहला है पीट। पीट ये जो है ये भी एक प्रकार का पत्थर कोयला ही है, बट कोयले की निर्मित के प्रथम चरण में तब होता है कोयला। ओके, तो इसका मतलब वह स्टेप 1 कंप्लीट कर चुका होता है। अभी भी उसमें पानी का अनुपात अधिक है और कार्बन का अनुपात कम है। लगभग कितना होता है बच्चों? 60% कार्बन होता है इसमें। किसमें? पीट में। इसके बाजू में इसका चित्र भी बताया गया है किताब में। उसके बाद जैसे कि क्योंकि इसमें कार्बन कम है तो यह ऊष्मा, इसके अंदर ऊष्मा भी कम होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लिग्नाइट। लिग्नाइट में इसमें कार्बन कुछ हद तक ज्यादा होता है, मतलब 60 से 70% होता है कार्बन। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है बच्चों, इसमें जो कार्बन होता है वह होता है, अच्छी खासी मात्रा होती है 70 से 90%, और यह कहलाता है बिटुमिनस। यह कहलाता है बिटुमिनस। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट टाइप है, इट इज द प्योरेस्ट कोयला यू कैन से। तो इसमें कितना होता है? कोयले का जो शुद्धतम रूप है वह एंथ्रेसाइट कहलाता है, और यह कोयला कठोर भी होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है या कार्बन का अनुपात जो होता है वो लगभग 95% होता है। तो 95% कार्बन होता है इसमें, और इसकी वजह से वह बहुत अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करने में सक्षम है। सही कि नहीं? उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप में जो है चारकोल। चारकोल बच्चों वनस्पतियों द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है और प्राणियों से भी उत्पन्न कर सकते हैं। चारकोल मतलब वो जो राख होती है ना, वही उसी टाइप का होता है चारकोल। तो जब प्राणियों से उत्पन्न करना होता है तो उनके हड्डियों, सींगों से उत्पन्न किया जाता है, उसको जला करके उसके अवशेषों से प्राप्त होता है। और जब वनस्पतियों से बात की जाती है तो लकड़ियों के अपूर्ण दहन से हमें बड़े आसानी से चारकोल प्राप्त होता है। ये जो चारकोल जगत में बहुत ज्यादा पैमाने में इसका उपयोग किया जाता है शुद्धिकरण में। तो कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में, और बहुत ही कहते हैं ना कि आपको ये इंटरेस्टिंग साउंड करेगा कि जल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इमेजिन जल को शुद्ध हम कर रहे हैं चारकोल द्वारा। अगर आप थोड़ा सा हमारे आज का जो टॉपिक है इससे थोड़ा साइड होकर के अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो फेस क्लीन करने के प्रोडक्ट्स हैं, अभी आप देखोगे एक एक से क्रीम्स आ रही हैं जो कि लिखा होता है चारकोल बेस्ड क्रीम। तो इसका मतलब क्लींजर्स आने लगे हैं मार्केट में जो कि ऐसे काले कलर के होते हैं, और उसमें ऊपर उसका प्रोडक्ट का डिटेल दिया होता है कि चारकोल बेस्ड क्लींजर, फेस क्लीनिंग एजेंट। तो कहने का मतलब क्या कि हमारे फेस के एक्नेज वगैरह भी इवन हम चारकोल से क्लीन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि क्लीनिंग एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। ओके, अब उसके बाद पत्थर कोयले के उपयोग भी आप देख सकते हो। तो पत्थर कोयला जो है, जो हम नंबर 1 में हमने पढ़ा था, ये सारे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, तो ये सब एक्सक्यूज मी। तो कारखानों में और घरों में जो कोयला यूज करते हैं तो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको हमको सबको ही पता है कि बहुत पुराने समय में
हमारी मम्मी तो नहीं, लेकिन हमारी दादी, काकी, नानी, इन लोगों ने बहुत पहले के जमाने में कोयले का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है। इसका मतलब खाना जो कि अब हम हम एलपीजी सिलेंडर्स के उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत पहले खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का भी उपयोग किया जाता था। तो उसके बाद जो आप देखते हो बच्चों, सड़क जो होती है, अक्सर आप देखते हो कि सड़कों का निर्मित प्रक्रिया में आप देखने को मिलता है डांबर। तो वो जो डांबर रहता है वो क्या है, कोल टार। इस कोल टार को कहते हैं डांबर। तो उसका भी जो निर्मित है उसमें भी कोयले का ही उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से उसके बाद विद्युत निर्मित के लिए, अभी ऊष्मा निर्मित के लिए तो हम देख ही रहे हैं, घर में खाना पकाने के लिए तो उपयोग किया ही जा रहा था। विद्युत निर्मित के लिए भी पत्थर कोयले का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सारे हैं बच्चों कोयले के और चारकोल के उपयोग। आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, कोक। ये कोक क्या है? जरूर से ये कोक वही होगा, COKE, कोक, मतलब कोका कोला वाला कोक, जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं वो है क्या ये? ऑब्वियसली नॉट, ये वो नहीं है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, कोक नाम भले वही है, बट ये कोई पेय पदार्थ नहीं है, ये ठोस रूप में पाया जाता है। और जब पत्थर कोयला, इसका मतलब ये, जब इसमें से कोल गैस मुक्त कर दी जाती है तो बचा हुआ पदार्थ कहलाता है कोक। पत्थर कोयले में से कोल गैस मुक्त करने पर जो बचा हुआ पदार्थ है, अवशेष है, वो कहलाता है कोक। ये जो कोक है बच्चों, ये शुद्ध कोयला भी कहलाता है, और शुद्ध कोयला होने के कारण इसका भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। तो है ना बहुत अच्छी सी बात। उसके बाद इसके सेकंड एप्लीकेशन क्या है और कहाँ ये यूज होता होगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट, एक अपचयक के रूप में भी इसका उपयोग जो होता है किया जाता है। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे फैक्ट्रीज में जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, यौगिकों की निर्मित होती है, तो उसके निर्माण में इसका उपयोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है बच्चों, अपचयक। ओके, उसके बाद बताया जा रहा है कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये कुछ गैसों की निर्मित में भी कोक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है हाइड्रोकार्बन। ओके, सो ये पार्ट आई विल डिलीट दिस, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेट मी रब दिस आउट। ओके, तो क्या है हाइड्रोकार्बन? आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि बच्चों आप नाम में देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये दो तत्वों के नाम को जोड़ने से बना पदार्थ साउंड कर रहा है। तो इसमें कौन से वो दो तत्व हैं? एक है हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। तो एकदम सही है, इसे आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाइड्रोकार्बन क्या है? यह हाइड्रोजन तथा कार्बन के समावेश या उसको उनसे मिल करके बना हुआ कार्बनिक यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों की उपस्थिति होती है। ओके, अब जैसे कि आप देखते हो कि इसमें जो सेंटर में तत्व मौजूद होता है वो है कार्बन। आप सभी को कार्बन की डिटेल्स पता है कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,4 है, और कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब क्या? कल को अगर कार्बन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना चाहे तो उसे क्या करना होगा?
4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करके वह अपने समीपस्थ अष्टक पूर्ण तत्व जैसा बनना चाहता है। इसका मतलब नियॉन जैसा। नियॉन जो है बच्चों, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है नियॉन का, वह है 2,8। तो ये जो 2,4 है हमारा कार्बन, यह 2,8 बनना चाहता है। इसका मतलब इसे और 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन न करके यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। साझेदारी इसका मतलब क्या बच्चों? साझेदारी से आप क्या समझते हो? एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप स्कूल में हो और स्कूल में रिसेस हुई है, तो एक होता है लेन देन। लेन देन इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे आप और आपके दोस्त हैं, आप और आपका दोस्त है, तो मान लो आपने टिफिन नहीं लाया है और आपके दोस्त ने टिफिन लाया है। आपने टिफिन नहीं लाया है और आपके दोस्त ने टिफिन लाया है। जिसने टिफिन लाया है उसे भूख नहीं है और जिसने टिफिन नहीं लाया है उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो फाइनली क्या होता है, जो आपका दोस्त होता है वो क्या करता है, आपको टिफिन दे देता है अपना कि तू खा ले क्योंकि मुझे तो भूख ही नहीं है। तो वो क्या हो गया कि लेन देन हो गया, मतलब कि आपकी जरूरत भी पूरी हो गई और उसको तो जरूरत थी ही नहीं। तो ऐसा कुछ समझिए। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आप और आपका फ्रेंड है, मान लो आपका नाम एक्स है, आपके फ्रेंड का नाम वाई है। तो अभी एक्स ने और वाई ने दोनों ने टिफिन लाया है। ओके, एक्स और वाई दोनों ने टिफिन लाया है, लेकिन एक्स ने एक ही चपाती लाई है और वाई ने 3 चपाती लाई है। ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी है, तो दोनों क्या करते हैं, थोड़ा सा साझेदारी कर लेते हैं। इसका मतलब ये जो तीसरी रोटी है वो या इसको दे देता है, तीसरी चपाती जो है एक्स को दे देता है, मतलब आपको दे देता है। तो दोनों ही दो दो खा लेते हो और दोनों का ही पेट भर जाता है, दोनों का ही हंगर सेटिस्फाई हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, साझेदारी हुई। फर्स्ट वाले केस में क्या था, एक ने कंप्लीटली दे दिया और दूसरे ने कंप्लीटली ले लिया। पूर्ण रूप से वह लेन और देन था, एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया। तो पहला वाला जो है वो अलग टाइप का बॉन्ड है जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बंध। लेकिन कार्बन जो है वो वह नहीं करता, कार्बन शेयरिंग करता है। जैसे टिफिन की शेयरिंग आप करते हो ना, बहुत सारे आइटम्स आप आपके फ्रेंड्स ने लाया है, तो हर एक ने हर एक के जो है वो टिफिन टेस्ट किए, सबने मिलजुल करके बांट करके खाया। तो वो जो शेयरिंग होती है ना, वो शेयरिंग में कार्बन जो है वो नंबर 1 है, आपसे भी ज्यादा वो आगे बढ़ करके शेयरिंग करता है। इसका मतलब साझेदारी से बंध निर्मित करता है, बॉन्ड बनता है। जैसे आप शेयरिंग करते हो तो आपके बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो इसी तरीके से कार्बन भी करता है। कार्बन क्या होता है, साझेदारी द्वारा बंध निर्मित करता है। तो अब आप कहीं ना कहीं समझ गए कि कार्बन जो है वह सहसंयोजकी बंध निर्मित करता है। तो साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा निर्मित बंध को सह संयोजकीय बंध कहते हैं। तो ये जो सारे हाइड्रोकार्बन हैं बच्चों, इसमें ये जो कार्बन जो अपना सेंटर एटम है, ये अपने ही परमाणुओं द्वारा से या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं से यही करता है, क्या करता है, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजकी बंध निर्मित करता है। अब जो चीज मैं कह रही हूँ वो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, तो थोड़ा आपको जो अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। जैसे एक सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजीएस्ट, सबसे मूलभूत कार्बन हाइड्रोकार्बन की बात करें बच्चों हम, तो वह है मीथेन। मीथेन, ये जो मीथेन है बच्चों, ये कैसा दिखता है, इसका अणु सूत्र क्या है, CH4। CH4 है, तो जैसे कि आप देख रहे हो एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है।
कैसे अरेंज कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से इसे अरेंज करेंगे तो ये सबसे ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हो गया मीथेन। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन प्रतिकृति की निर्मित करना चाहूँ, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहूँ तो कैसे दिखेंगे? सेम स्ट्रक्चर है, सेम वही मीथेन है, लेकिन ये उसका संरचना सूत्र है। और आगे जो मैं बनाने जा रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति है। ये देखो, अभी भी मेरा कार्बन इधर मिडल में, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जो है मेरा चौथा हाइड्रोजन। लेकिन मैं इसे दिखाने कैसे जा रही हूँ, ये देखो। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप ड्रॉ करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप इतना कर देना, जहाँ लिखना डॉट कार्बन के इलेक्ट्रॉन और क्रॉस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। जस्ट एक कहते हैं ना, टू मेक द डिफरेंस, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट जैसे दिखते हैं एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस जैसे दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट उनको एक दिखाने के लिए, अगर आप कल को दोनों को ही डॉट बनाते हो तो भी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये जस्ट एक मैं अपने डायग्राम को मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर क्लियरर दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। इवन आपके बुक में भी दोनों ही सर्कल्स या दोनों इलेक्ट्रॉन को डॉट से ही दर्शाया गया। तो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। बस इसे तो अष्टक पूर्ण करना है, इसे तो नियॉन के जैसे स्थिर बनना है, स्टेबल बनना है। तो वो क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड निर्मित करेगा। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये देखिए, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके अब कार्बन के अष्टक में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और एक एक हाइड्रोजन वह भी संतृप्त हो गया, वह हीलियम जैसा बन गया। तो एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 2, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा था, एक्स और वाई दोनों का हंगर सेटिस्फाई हुआ था। तो यहाँ पे वो जो 2 फ्रेंड्स हैं वो एक्स और वाई ना होकर के कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो दोनों ही क्या कर लिए, स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए, अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को उन्होंने अटेन कर लिया है। So this is how carbonic yaugic and carbonic compounds are being formed. तो ये उसका छोटा सा एग्जाम्पल है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसको और इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे। अभी के लिए मीथेन का आपने पढ़ लिया, इतना काफी है। अब आते हैं, जैसे कि आप देखते हो हर जगह कार्बन अपने इतने सारे रूप दिखाता है, तो क्या कार्बनिक यौगिक में उसके कोई आगे और कोई रूप नहीं है, उसके और कोई प्रकार नहीं है? जरूर से ही होंगे, तभी ना वो गिनती में अनेक है, अनगिनत है। तो आइए पढ़ते हैं कि यहाँ पे उसके कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, ये जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ 2 प्रकार का देखने को मिलता है, एक तो संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो आइए पढ़ते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अब ये जो संतृप्त होता है और असंतृप्त, इसमें मतलब क्या है, अंतर क्या है? तो ऐसे कार्बन परमाणु या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य इकहरा बंध होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इकहरा बंध होता है, एकल बंध, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका मतलब कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इकहरा बंध मतलब एकल बंध ही निर्मित करे। ओके, अब असंतृप्त मतलब क्या? जब कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कम से कम एक दोहरा बंध निर्मित करे या तिहरा बंध, तो वह कहलाता है असंतृप्त कार्बन। इसका मतलब उसके जो अणुसूत्र होगा, उसके जो यौगिकों की रचना होगी, उसमें आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कहलाता है असंतृप्त। बहुत इजी सी इसकी परिभाषा है, मैं एक बार फिर से आपको दोहराती हूँ। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बहुबंध पाया जाता है, इसका मतलब या तो द्विबंध या त्रिबंध, त्रिबंध, इससे ज्यादा बंध नहीं होते हैं, द्वि या त्रिबंध पाया जाए तो वह कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बच्चों। अब जैसे ये कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया? तो इसका नाम है या CH3 CH3, तो ये हो गया इथेन। आप अगर इसे मिला के लिखो तो कार्बन इसमें 2 है एंड हाइड्रोजन 6 है। तो एक एग्जाम्पल संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपने दे दिया, इथेन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट असंतृप्त के, चलो उदाहरण देखते हैं, मतलब जिसमें द्विबंध पाया जाता हो। तो ये देखो H2 H2 लगा दिया, तो टोटल कार्बन हो गए 2, और तो इथिन। नेक्स्ट आते हैं इस बंध, ये जो था, तो कार्बन कार्बन में तिहरा बंध है, तो लग गया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो आओ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की गिनती करते हैं, तो ये है C2, और हाइड्रोजन गिनिए, कार्बन 2 एन 1 2, तो 2 हाइड्रोजन भी, तो इसे आप कहते हैं एसिटिलीन या इथाइन, इथाइन। तो इथेन, इथीन, इथाइन, तो ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, उदाहरण है किसके? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। इथेन में 6 हाइड्रोजन, इथीन में 4, और इथाइन में 2 हाइड्रोजन कम होता है। आप ध्यान देंगे तो कार्बन की परमाणुओं की संख्या तीनों में ही समान है, कार्बन 2 है, 2 और 2, केवल फर्क है हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में। यहाँ 6 है क्योंकि ये पूर्ण रूप से संतृप्त है, जहाँ द्विबंध है वहां पे 2 कम है, और जहाँ त्रिबंध है वहां पे 4 हाइड्रोजन कम है। तो कहने का मतलब है वह है C2H2। अभी के लिए बच्चों आप हाइड्रोकार्बन याद रखिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का समावेश होता है वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसमें संतृप्त, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, असंतृप्त में बहुबंध पाया जाता है। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बहुबंध पाया जाता है, बहुबंध में ब्रैकेट में लिख दीजिए द्विबंध या त्रिबंध।
उदाहरण के रूप में इथेन, इथीन, एथाइन। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे बच्चों, जिसमें जो तो अभी तक बड़ा था बट कुछ उसके पार्ट्स जो है वो रिड्यूस होने के बाद अब वो छोटा हो गया। तो कार्बन की विलेयता में जो आप पढ़ते हो कि कार्बन जो है वह पानी में तो विलेय नहीं है। जैसे आप राख ले लो, कोयला ले लो, उसे पानी में घंटों भर स्टर करो, शेक करो, बट वो कभी भी घुलने नहीं वाला। तो जनरली सहसंयोजकीय बंध वाले कार्बनिक यौगिक वो कभी भी पानी में विलेय तो होते ही नहीं है, वे कार्बनिक यौगिकों में ही विलेय होते हैं। ओके, अब उसके बाद विलेय इसका मतलब घुलना, उसकी घुलनशीलता का टेस्ट करना। ओके, फिर नेक्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसा बिहेव करता है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पहले हमारे सिलेबस में था उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि आप क्या करोगे कि कोयले को बर्नर पे रख करके हीट करिए और उसके बाद आप देखेंगे उसमें से एक गैस निकलेगी। वो जो गैस निकलेगी उसके मुंह पर आप क्या रखिए, एक नीला लिटमस पेपर रखिए और इन्फरेंस मतलब कि उसके बाद आप पता कीजिए कि आगे होता क्या है, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो आप देखोगे बच्चों, आपका नीला लिटमस पेपर जो होता है वो लाल हो जाता है, जो कि अच्छी खासी एक परिभाषा है अम्लीयता की, कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पहली बात, यहाँ पे जो कुछ प्रश्न है उसका अगर उत्तर जब हम दे रहे होते तो हमें समझ में आता कि ओके, कार्बन जो है वो उसका जब दहन होता है या फिर वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करता है। तो जो हमारा टाइटल है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो इसमें जो कार्बन है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्मित। तो जो कोयला है वो भी एक कार्बन है। और जब आप ओके, और जब आप किसी भी चीज को याद रखिए बच्चों, जब आप किसी चीज को आप दहन कर रहे हो, जब आप किसी भी पदार्थ को जला रहे हो, उसे ऊष्मा दे रहे हो, उसे आप अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हो। तो सिंपल है। कार्बन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, उसकी प्रवृत्ति जो होती है, तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है? अम्ल जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर लाल कर देते हैं। तो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। तो नीले लिटमस पत्र को वह लाल में बदल देते हैं। तो ये अम्लों की एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, ये उनकी एक खासियत है। तो जिससे आपको पता चलता है कि ओके, यह अम्लीय प्रकृति का है। ओके, और लाल लिटमस पेपर लाल ही रह जाता है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जस्ट अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित किया, तो अब क्यों ना पढ़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दो बातें। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो उसका अणु सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट CO2। आपको याद होगा हमने जब एक चैप्टर किया था तो उसमें हम अणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहे थे, तो हमने सीखा भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान ज्ञात कैसे करते हैं। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान है 44।
तो आइए लिस्ट डाउन करते हैं कार्बन की खासियत के बारे में। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र ऐसा है, उसका अणु द्रव्यमान 44U है और उसका गलनांक बुक में दिया है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रकृति में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हवा में जो है वह पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। उसके घटक तत्वों में एक तत्व जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नेक्स्ट आपको ये भी पता है कि उच्च श्वास द्वारा हम करते क्या है, हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक द्वारा छोड़ते हैं। उसके बाद भी जो खड़िया है, संगमरमर है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। खड़िया मतलब वही चौक। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। और उसके बाद लकड़ी और कोयले के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है, जो कि जिसकी अगर मात्रा एक निर्धारित मात्रा से अगर सीमा से अधिक हो जाती है तो जो हमारे लिए हानिकारक भी है। इसीलिए तो बोलते हैं कि पेड़ पौधे हमें बहुत ज्यादा अधिक संख्या में लगाना चाहिए। तो वह क्या होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही मात्रा को वो क्या करती हैं, अवशोषित कर हमारी सुरक्षा करती हैं, हमें इन हानिकारक गैसों से बचाती है। जो कि अगर लिमिट में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिट से अधिक है तो वो हमारे लिए खतरनाक है। ओके, अब ये सिलेबस में अब वो कृति कैंसिल कर दी गई है। तो इस कृति में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करनी थी और साथ ही साथ उसके कुछ गुणधर्मों को आपको क्या करते थे, टेबुलर फॉर्म में आपको लिस्ट डाउन करना था। तो एक सारणी देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग करते करते आप कुछ कंक्लूजन तक पहुंचते हो। वो कंक्लूजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ये है आपके भौतिक और ये है रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में आपको दिया गया है, वह प्रयोग करते हुए आपको गंध का पता करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड की गंध क्या है। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गंधहीन, इसका मतलब इसमें किसी विशेष प्रकार की गंध नहीं होती, तो गंधहीन। रंग उसका किस प्रकार का है, तो रंगहीन, इसका मतलब यह एक कलरलेस गैस है। तो ये रंगहीन तथा एक गंधहीन गैस है। इवन स्वाद में भी ये स्वादहीन है, स्वादहीन। अब आते हैं इसकी रासायनिक या इसकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या बारे में है, मतलब उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती लेके जाना। तो इमेजिन कि एक मतलब कहते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, मतलब कंटिन्यूअसली फ्यूम्स आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और अगर आप वहां पे ये जलती हुई मोमबत्ती उसके समीप ले जाते हो तो क्या जलती हुई मोमबत्ती जलते रहेगी या वह बुझ जाती है। तो आप पहले इन्फरेंस निकालते हो कि जलती हुई मोमबत्ती क्या करती है, बुझ जाती है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ही ज्वलनशील है, ना ही जलने में सहायता करती है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जब आसपास कहीं पे बहुत प्रचंड आग लग जाती है, आपके आसपास एरिया में, कहीं पे शॉप में, फैक्ट्री में, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई जाती हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन कैरी करते होते हैं, और जब उसमें से मतलब जब उसे ऑन करते हैं तो उसमें बहुत स्पीड में पानी निकलता है। हमको तो यही लगता है कि पानी निकल रहा है, बट पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। इसका मतलब कि ना ही वो जलती है, ना ही जलने में सहायता करती है। इसका मतलब उसके द्वारा आग को बल्कि बुझाया जाता है। तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली जलती हुई मोमबत्ती बुझ जानी चाहिए फिर तो।
अब उसके बाद आते हैं, बोल रहा है वैश्विक सूचक। अगर आप उसमें वैश्विक सूचक रखोगे जिससे आप कहते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाता है। ओके, क्योंकि अब उसके बाद आते हैं चूने का पानी में। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में चूने का पानी जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो पारदर्शक चूने का पानी क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद जो पारदर्शक चूने का पानी है वो क्या होता है? दुधिया हो जाता है। तो चूने का पानी जो होता है दुधिया हो जाता है। ओके बच्चों, उसके बाद चूने का पानी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्रवाहित करते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दुधिया होता है, जिसका कलर सफेद होता है। नेक्स्ट, चौथा है पानी। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में पानी मिलाते हो, ये आप तो कर भी सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसमें आपने मिलाया पानी, क्या बनेगा? H2CO3, जिसे आप कहते हो कार्बनिक अम्ल। तो जो कार्बनिक अम्ल है वह बनता है। फिर पांचवा, लिटमस कागज। तो लिटमस कागज अगर आप लेके जाते हो तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और अगर लाल लेके जाओगे, लाल लेके जाओगे तो लाल जो है वो लाल ही रहेगा। अम्ल की यही गुणधर्म है, यही खासियत है कि उसमें लाल लिटमस पेपर लाल ही रहता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम अपना ये टॉपिक संपन्न कर रहे हैं। आज एक बार मैं आपको छोटा सा रिकैप्चुलेशन दे देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बन के अपर रूप में उसका अकेलासीय रूप पढ़ा, जिसमें पत्थर कोयला, चारकोल तथा कोक, ये तीन रूप हमने पढ़े। इन तीनों के उपयोग भी पढ़े हमने। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा मीथेन, मीथेन का संरचना सूत्र और उसका हाइड्रोजन डॉट उसका इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति पढ़ी। फिर हाइड्रोकार्बन के दो रूप हमने देखे, दो प्रकार देखे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने तीन उदाहरण पढ़ा। एक है इकहरा बंध का इथेन, जिसमें दोहरा बंध का समावेश है, वो है इथीन। और तीसरा था इथाइन, इथाइन में तिहरे बंध का समावेश था। उसके बाद आपने पढ़ा कार्बन की विलेयता। तो आप पढ़ते हो कि कार्बन जो है वह पानी में तो अविलेय है, बट कार्बनिक यौगिकों में विलेय है, घुलनशील है। उसके बाद कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में आप पढ़ते हो कि C+O2 गिव्स आउट CO2। इसका मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित करता है, और जिसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट आप पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुणधर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म में आप पढ़ते हो कि जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, वैश्विक सूचक जो है वो लाल कलर में बदल जाता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें प्रवाहित करते हैं तो, और कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से अभिक्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल की निर्मित करता है, और लास्ट नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ओके बच्चों, so after a short recapitulation I would like you to ask your doubt। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। सॉरी,
गुड हाँ मॉर्निंग सुमित टीचर। यादव, गुड मॉर्निंग बेटा। कार्बन के गुणधर्म स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन के गुणधर्म, आप कार्बन जो है बच्चों वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो संरूपण है वो 2,4 है। ये याद करिए, जब मैंने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था तो मैंने कार्बन के बारे में आपको लिखा था, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,4 है, इसकी संयोजकता 4 है। तो ये सारे क्या है? ये सारे कार्बन के गुणधर्म है और मतलब उसके बारे में जानकारी है। जानकारी के साथ गुणधर्म में आप ये भी लिख सकते हो कि कार्बन जो है वो सहसंयोजकीय बंध निर्मित करता है, मतलब वह इलेक्ट्रॉनों का लेन देन न करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, इसका मतलब अधातु है। आपने 8वीं में पढ़ा है ना धातु और अधातु। यस टीचर। या तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, इसका मतलब यह एक अधातु है। थैंक यू टीचर। एनीबडी एल्स? या बेटा, एनीबडी एल्स? Read today's topic very successfully. तो मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए बच्चों धन्यवाद आप सभी को। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और डेली नियमित रूप से लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।